बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ तरफ इशारा किया कि ये राजतंत्र को स्थापित करने का ही एक प्रयत्न है और राहुल गांधी उसको राज्याभिषेक की तरह देख रहे हैं निश्चित रूप से। लेकिन उससे ज्यादा भयावह जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रही हैं जंतर मंतर से, जिन बेटियों ने तिरंगा लहराने का अवसर दिया इस देश को, जनगण मन गाते हुए उनकी आंखें नम थीं, उन्होंने इस देश को गर्व करने का अवसर दिया, उन बेटियों के साथ जिनको खुद नरेंद्र मोदी ने बुला करके जिनकी पीठ थपथपाई थी, और उन बेटियों को आज सड़क पर जिस तरीके से पीटा गया, वो तिरंगा उनके हाथ में है लेकिन वो तिरंगा भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। ये जो कथित रूप से राष्ट्रवादी थे, जो जिन्होंने तिरंगे को कभी प्यार तो किया ही नहीं है, हम सब जानते हैं, उनके लिए तो वो अशुभ रंग है, 3 रंगों का वो अशुभ है। वो तो भगवा को राष्ट्रध्वज बनाना चाहते थे, तो उनके लिए तो वो मान और सम्मान का कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन जो इस देश का नागरिक है वो तिरंगे को प्रेम करता है, उसको सम्मान करता है। लेकिन आज जिस तरह की तरह मुझे लगता है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट में हो रहा था, जिसकी तरफ लगातार जो बातें हो रही हैं, सेंगोल की बात अभी मीनू जैन जी ने की, और बहुत सारे लोगों ने तमाम आर्काइव से वो तथ्य निकाल करके पेश किए हैं कि सेंगोल जैसी कोई चीज थी ही नहीं, इसको झूठ मूठ का प्रचारित किया गया। हाँ, एक गोल्डन छड़ी थी जो गिफ्ट की गई थी नेहरू जी को, और नेहरू जी ने उसको इलाहाबाद संग्रहालय दिया था, क्योंकि नेहरू जी राजतंत्र को संग्रहालय में पहुंचाना चाहते थे। वो जानते थे कि अब दुनिया लोकतंत्र से चलेगी, राजतंत्र से नहीं चलेगी। और जिस तरह की वो पूरी परंपरा स्थापित की गई इस देश में, जिसने इस देश के वंचित समुदायों को वो अधिकार दिए जिससे वो पिछले 3000 साल से वंचित थे, चाहे उसमें आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, इन सबको नागरिक अधिकार मिले, वो मतदाता बने और इस देश के लोकतंत्र में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित हुई। लेकिन आज जो पार्लियामेंट में हो रहा है, ये जो मंत्रोच्चार हो रहे हैं, ये किस बात का प्रतीक है? क्या इस देश को चोल चेर और पांड उस राजतंत्र में ले जाकर के खड़ा किया जा रहा है, या इस देश की संसद पर उस संविधान का पूरा मजाक बनाया जा रहा है? हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, और उसमें सभी धर्मों को समान महत्ता और समान सम्मान प्राप्त है। लेकिन क्या वजह है कि इस तरह के जो अनुष्ठान वहां पर किए जा रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट को इन सब चीजों से बरी रखा जाना चाहिए, दूर रखा न जाना चाहिए। पार्लियामेंट की जो खूबसूरती है वो संवाद से होती है, विपक्ष की उपस्थिति से होती है, अव्वल तो राष्ट्रपति की उपस्थिति से होती है। लेकिन राष्ट्रपति जी वहां से नदारत है, और मैं समझता हूं कि उसके पीछे क्या मानसिकता हो सकती है। ये जो साधु पुजारी जो बुलाए गए, आपको आश्चर्य होगा राजीव जी, इस देश में जब पुलवामा हुआ था उसके पहले क्या था? उन सैनिकों को लाने के लिए एयरक्राफ्ट की डिमांड की गई थी। 4 महीने तक वो फाइल लटकी रही, लेकिन इन साधु सन्यासियों को बुलाने के लिए, ये पुजारी हैं, इनके लिए वो पूरा हवाई यात्रा का प्रबंध किया गया। वहां पुलवामा में 40 सैनिकों की शहादत हो गई। और इसी कोरोना काल में देखा गया कि कैसे लोग सड़क पर पैदल चल रहे थे, लेकिन इनको लाया गया उसी एयरक्राफ्ट के जरिए। तो इस देश में क्या फिर से वही ब्राह्मणशाही, पूरी वैदिक संस्कृति को स्थापित करने की वो साजिश चली जा रही है, जिसके लिए इस देश में 90 साल तक आंदोलन हुआ? भगत सिंह से लेकर के नेहरू होते हुए गांधी और अंबेडकर तक वो लगातार संघर्ष करते रहे। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने तो शहादत दी थी, लेकिन ये जो विचारधारा के लोग हैं उस समय भी अंग्रेजों की तरफदारी कर रहे थे, उनकी मुखबरी कर रहे थे, उनसे पेंशन ले रहे थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सावरकर की जयंती भी है, और वही सावरकर जिन पर ये इल्जाम है कि वो 60 रुपया माहवारी पेंशन ले रहे थे, और उन्हीं के जयंती के दिन पर ये पार्लियामेंट का उद्घाटन किया जा रहा है।
इसका मतलब है कि आपको इस देश की स्वाधीनता आंदोलन से, इस देश के मूल्यों से और इस देश के संवैधानिक उस पूरे तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी तरह का एक तंत्र, जिसे मीनू जैन जी ने राजतंत्र कहा, वो स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा जो तस्वीरें हैं वो इस देश के असली लोकतंत्र को बयां कर रही हैं। संघर्ष, संवाद और उसके लिए लगातार लड़ते रहना, और ये जो सड़क पर हुआ, मुझे लगता है कि वो इसका पूरा प्रतिरोध है और ये आगे जारी रहेगा। और इसके जरिए ये जो कोशिश हो रही है लोकतंत्र को खत्म करने की, उसको बचाने की ये तस्वीरें हैं और आगे भी आपको इस तरह की तस्वीरें और दिखेंगी। जी, आने वाले समय में जी मुझे लगता है कि 1974 जैसी परिस्थितियां तो नहीं है इस समय, और कोई उस तरह की लीडरशिप भी हमारे सामने नहीं है कि जो उन तमाम आंदोलनों का नेतृत्व करे और इस देश में एक जन आंदोलन खड़ा हो जाए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष अपनी तय लगातार कोशिश कर रहा है, चाहे उसमें नीतीश कुमार की पहल हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, और अब तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल भी एकजुट होने के लिए तैयार हो रहे हैं करीब करीब। तो मुझे लगता है कि ये एकजुटता एक नया रंग लेकर के आएगी और वो 12 तारीख को हम लोग देखेंगे। और ये सबसे बड़ी परेशानी भी होगी नरेंद्र मोदी की, जो नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय जो बहिष्कार हुआ, ये ऐतिहासिक क्षण, और उसमें जिन दलों ने बहिष्कार किया वो ऑब्वियस है कि इस पूरी प्रक्रिया से सहमत नहीं है। और इसलिए भी सहमत नहीं है कि एक आदिवासी को राष्ट्रपति आपने बनाया और बहुत ढोल नगाड़े के साथ उसका प्रचार भी किया, 1 लाख गांवों तक लेकर के उस जश्न को गए। लेकिन अब उनको नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाना, क्या उस पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान नहीं है? तमाम मुद्दे हैं इस बीच में। सिर्फ ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी का ही विरोध किया जा रहा, बल्कि जनता भी उन तमाम मुद्दों से इस समय एकाकार है और उन्हीं मुद्दों पर विपक्ष भी एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जो स्टालिन ने कहा था कि आने वाले वक्त की जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी के सनातन बनाम सामाजिक न्याय की राजनीति होगी। उस सामाजिक न्याय की राजनीति के तले ये विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, और दबी जबान से नहीं बल्कि बहुत खुले मन से और खुले शब्दों में सामाजिक न्याय की राजनीति को बुलंद करने की कोशिश हो रही है। बिहार में वो बैठक होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो परीक्षा होनी है विपक्ष की, वो उत्तर प्रदेश में होनी है। उत्तर प्रदेश आज भी सबसे मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहां पर मायावती हैं जिन्होंने स्वागत किया है इस पूरे आयोजन का, वो पहुंची नहीं है, ये अलग मसला है। अखिलेश यादव है, कांग्रेस पार्टी की उस तरह की अभी स्थिति है नहीं, लेकिन जिस तरह से उसका प्रभाव बढ़ रहा है, ये अभी नगर निगम के इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी कांग्रेस ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है पिछले चुनावों की अपेक्षा। और यहां पर नीतीश कुमार जिस तरह से गोलबंदी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि 12 तारीख को ही या उसके आसपास उत्तर प्रदेश में गठबंधन की एक तस्वीर आपके सामने आ जाए। और अगर उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन होता है, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है। और अगर ये गठबंधन होता है तो ऑब्वियस है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मुझे लगता है कि 2 दर्जन सीटों पर बड़े आसानी से हराया जा सकता है। अभी हालांकि मैं आज की तारीख में 2 दर्जन सीटों पर मैं बात कर रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव लूज करके जाती है, हालांकि यहां उनका ख्वाब है कि 75 सीटें हम कम से कम जीतें, दक्षिण भारत का जो दरवाजा बंद हुआ है उसकी भरपाई हम उत्तर भारत से करें या नॉर्थ ईस्ट से करें, वहां तो कुछ मिलने वाला नहीं है। भले ही आपने पुजारी दक्षिण भारत से बुलाए हों, लेकिन दक्षिण भारत के लोग, वहां के मतदाता जिस तरह से सुशिक्षित हैं और वो धर्म की अफीम खा करके बेहोश होने वाले नहीं है। ये उत्तर भारत की जो गोबर पट्टी है उसमें ये जरूर होता है। और मुझे लगता है कि ये जो आज हुआ उसका एक राजनीतिक समीकरण भी है। मैं अभी उस बात को नहीं देख पा रहा हूं कि अध्यक्षीय प्रणाली होगी या राजतंत्र होगा, ये आने वाले वक्त में चीजें क्लियर होंगी। लेकिन केवल आप चुनावी नजरिए से अगर इसको देखें तो नरेंद्र मोदी इस तरह के धर्म भीरू समाज में अपने आप को
बेहद धर्म परायण घोषित कर रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही है, और खास करके जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, जो टेलीविजन देखता है, जो मिडिल क्लास है और जो हायर क्लास है, मुझे लगता है उसने अखबार पढ़ना और टेलीविजन देखना बंद कर दिया है। वो यूट्यूब पर उन सारी बहसों को देख लेता है। लेकिन गरीब तबका और खास करके महिलाओं की एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार की है नरेंद्र मोदी ने, और वो आमतौर पर धर्मभीरू भी होती हैं। बाबा साहब अंबेडकर का तो यहां तक कहना था कि ब्राह्मणवाद का जो द्वार है वो महिलाओं से होकर के गुजरता है, और इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना वो सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्राथमिकता उस पर देते थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी नरेंद्र मोदी ने बनाई है उसमें अगर विपक्ष, आज की तस्वीर है जो जंतर मंतर से आ रही थी कि उन बेटियों को बूटों तले रौंदा जा रहा था, और इस देश में उन बेटियों के साथ क्या हो रहा है इसको लेकर के अगर विपक्ष जाएगा तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी का ये जो छद्म है उसका पर्दाफाश होगा, और विपक्ष की मजबूती, उसकी एकजुटता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेगी और लोगों में नई उम्मीद भी जगाएगी। जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रहे, इस देश में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित रहे, इस देश में सामाजिक न्याय की जो जरूरतें हैं वो सुरक्षित रहे, तो उन लोगों के लिए ये विपक्ष की एकजुटता ज्यादा जरूरी है। और इसलिए मुझे लगता है कि लोग विपक्ष की तरफ उस उम्मीद से देख रहे हैं, और 12 जून को बहुत कुछ तय हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपराजय हैं, उनको हराया नहीं जा सकता। ये कर्नाटक के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी ने आखिरी के, मुझे लगता है 15 दिन तक जिस तरह की रैलियां की हैं, उन्होंने अपनी पूरी इमेज झोंक दी थी, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उनको हरा करके भेजा। तो ये उस अभी कमजोर हुई है, उसकी फिर से रीब्रांडिंग करने की भी कोशिश है। वो ऑस्ट्रेलिया में भी देखी गई, पापुआ न्यू गिनी में भी देखी गई, और अब नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर, ताकि लोगों को भुला दिया जाए कि कर्नाटक में कैसे लोगों ने नरेंद्र मोदी के उस पूरे प्रचार तंत्र को फेल किया है, उसकी भी एक बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ